तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक मैथ्स लर्न मैथ्स में। आज हम कक्षा 10 के आज हम कक्षा 10 का जो गणित है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी जो चैप्टर फर्स्ट का नाम है वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसमें आपको 3D नोट्स मिलेंगे। इसमें संपूर्ण मास्टर क्लास है, मतलब इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को, जो प्रीवियस ईयर जो जैसे कि 9th क्लास है उसमें जो चैप्टर है उससे कनेक्ट होके करना चाहता हूँ। तो इस स्टार्टिंग में हम नंबर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर नंबर लाइन से समझेंगे। देखो, जो शॉर्ट में वैसे आप सभी जानते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे प्राकृत संख्या है वो हमेशा एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। फिर आती है हमारी पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी शामिल हो जाती है, और जो प्लस वाली धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, वो भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्याओं को एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, और पूर्णांक संख्या को आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर परमीय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। परमीय संख्याएं। अच्छा, परमीय संख्या क्या होती है बच्चों? आपने ये 9th क्लास में पढ़ी होंगी। परमीय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या है? पी और क्यू संख्याएं हैं, अंक हैं, जहां पर q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। q का मान जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन एक और शर्त है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी वो परमीय संख्याएं होती हैं। अच्छा, जो 9th में एक और परिभाषा दी रही है कि इनका जो परमीय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा कैसा रहेगा? शांत रहेगा। कैसा रहेगा? शांत। ये हम यहाँ लिख भी दिया है कि कक्षा 9th में ये हमने पढ़ा है। इसके परमीय संख्याओं के उदाहरण जैसे 1/2, 3/4, 5/4। देखो यहाँ पर 5 और 4, यहाँ पर देखो एक क्यू का मान कहीं पर भी जीरो नहीं है, तो ये परमीय संख्या हो गई। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, ऐसी संख्याएं जो जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। देखो, परमीय संख्याओं को हम पी बट्टे क्यू में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, एक और जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है पहले से कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत प्रवृत्ति का होता है, मतलब ये अशांत होता है। और अनावर्ती, मतलब जो पॉइंट लगता है ना दशमलव प्रसार, उसके बाद जो संख्या है वो चलती जाती है, रुकती नहीं है। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखेंगे जैसे कि √2, √3, √5। फोर नहीं हुआ क्योंकि उसका जो वर्गमूल आता है वो +-2 आ जाता है, इसीलिए 4 जो कि √4 है वो यहाँ पर √4 एग्जाम्पल नहीं होगा किसका? अपरिमेय संख्याओं का। अच्छा, अब आते हैं हम, जो आपका चैप्टर का नाम भी है, वास्तविक संख्या। जितनी भी हमने अभी ऊपर जो संख्याएं पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, ये सभी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर नोट लगा के लिखेंगे। यहाँ हमने देखो ये लिखा हुआ है ना, सहअभाज्य संख्याएं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी कॉमन संख्या द्वारा डिवाइड ना हो, या फिर हम ऐसे भी देखते हैं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर। जैसे कि मान लो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे 4 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा, और हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया
कितना ले लो, आप कुछ भी ले लो, 9 ले लिया, तो देखो इस 9 का हुआ 3 × 3, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपस में सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी? को प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे और इनको ऐसे लिखते हैं जैसे कोष्टक में एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे एक साथ ही सहभाज्य हो सकती हैं। जैसे ऐसे नहीं होगा कि चार कैसी संख्या सहभाज्य नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सहवाज्य हो गया, तो अभी हम इस चैप्टर में जो हमें जरूरत पड़ेगी, एक तो होती है भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्याएं। तो हम पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या और इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, चलो समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो, कोई फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे इनके आराम से। जैसे कि दो, ठीक है, दो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही तीन नहीं होती, जैसे चार हो जाती है, जैसे चार में दो का भाग चला जाता है। पांच में नहीं जाता किसी और संख्या का, ये भी एक अभाज्य संख्या है। छह में दो और तीन दोनों से चला जाता है। सात में नहीं जाता है, तो सात अभाज्य संख्या है। आठ में दो का चला जाता है, चार का चला जाता है, तो आठ अभाज्य संख्या नहीं है। अब आएगा सात के बाद नाइन भी नहीं आएगा, क्योंकि नाइन में थ्री का भाग चला जाता है, थ्री से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इलेवन, हाँ, इलेवन में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, किसी अन्य संख्या से ये डिवाइड नहीं होती। ट्वेल्व हो जाता है, टू से हो जाता है, थ्री से हो जाता है, फोर से हो जाता है, सिक्स से हो जाता है, इसलिए थर्टीन ये नहीं होती। थर्टीन के बाद ऐसे ही सेवनटीन, नाइनटीन, 23, 29, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, चैप्टर को हम किस हिसाब से पढ़ेंगे? ये है प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इस 1.1 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें प्रमेय दे रखी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फिर उसके बाद हम इसी 1.1 में एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और ये है 1.2। तो चलो 1.1 का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रमेय नंबर 1.1। ठीक है, अब यहाँ पर हम अभी देखो, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, ये प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ये दे रखा है स्टेटमेंट कि प्रत्येक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या? प्रत्येक भाज्य, सॉरी अभाज्य बोल दिया था मैंने। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसमें अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, को अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है।
इस स्टेटमेंट का मतलब है जैसे कोई भी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य, उस भाज्य संख्या को हम, जो अभाज्य संख्या हमने अभी पढ़ी थी, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इस प्रमेय का स्टेटमेंट है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, प्रमेय को इस प्रमेय का जो सबसे पहले सही प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? इस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसे गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। इसका नाम क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसको ऐसे याद रख लो कि ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड है, बस इतना ही। और इसने क्या किया था कि इस प्रमेय का जो पहला सही प्रमाण है वो देने का काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखो कैसे। ये एक हमने भाज्य संख्या ली है, ठीक है। पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। अभी देखो ये संख्या है, मान लो, ठीक है। 7 6 0। अब ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1 6 3 8 0। ये तो आपको आता ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ये भी वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 चौका 8 0, 2 नाम 18, 2 5 5, 2 5 10। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 27। और ये अभी 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 18, बचेगा 1, 3 5 15, ये 6 है ना। अब हम वापस से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, पनम 45, 5 एकम 5, 5 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 7 या 21। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो इसमें 13 का ही जाएगा। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी जो स्टेटमेंट था उसको देख लेते हैं। जैसे कि 32 7 6 0 बराबर, देखो इसके जो गुणनखंड किए हमने, तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, इसकी 3 बार आया है तो 3 पावर लगा देंगे। उसके बाद 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो उस 3 का जो पावर है वो कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 5 एक बार है तो इसकी पावर 1, 7 एक बार है तो इसकी पावर 1, और 13 एक बार है तो इसकी पावर 1। तो देखो ये तो क्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और ये सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस जो स्टेटमेंट था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की भाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये क्या है? गुणनफल है। तो जो स्टेटमेंट ये था कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये उदाहरण 1 है, इसको देखो करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पहले आराम से एक चीज समझने का प्रयास करें, है ना। देखो ये क्वेश्चन है, पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए कि जहां पर n कैसी है? एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य मतलब 0 पर समाप्त होता है। ये n का कोई ऐसा मान पूछना चाह रहा है जिसके लिए 4 की घात उसमें रखे हैं, n की जगह पर कुछ पॉइंट मतलब मान रखे हैं, तो जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो 0 आ जाए। देखो 0 यूनिट डिजिट 0 आने का मतलब है, मतलब कोई भी अंक है, 10 है सबसे पहला, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50। इस देखो इन सभी के में पीछे 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये 10 का गुणज है। देखो 10 इंटू 1
10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 4 एंड 5। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि जो 10 है वो हर एक ऐसी संख्या का गुणज हुआ जो जिसका अंक है, जो अंतिम अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा। तो 10 के जो गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 5, 10 के जो गुणनखंड है वो क्या है 2 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हुआ उसमें एक दो का अंक होगा उसके अभाज्य गुणनखंडों में, और एक अंक किसका होना अनिवार्य है 5 का। मतलब एक तो 2 होना चाहिए और एक कम से कम एक 2, कम से कम एक 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि केवल 2 हो, या ऐसा नहीं हुआ केवल 5 हो, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही एक साथ होने चाहिए, ठीक है, 2 और 5। तो अभी हम इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें थोड़ा क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं कि किसी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक व अनिवार्य शर्त है कि उस संख्या के गुणनखंडों में दो तथा 5 का अंक अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। यहाँ 4 की घात n बराबर 2 इंटू 2 इसकी पावर n में केवल 2 का अंक है, 5 का नहीं। अतः 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। एक बार वापस से समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की घात जो n है, तो n के किस मान के लिए जो इसका लास्ट वाला अंतिम यूनिट डिजिट होगा वो जीरो पर जीरो आएगा, वो ऐसा ये कहना पूछना चाह रहा है। तो देखो जीरो आने का मतलब है कि वो उस संख्या में 10 का गुणज होगा। सीधी सी बात है, कोई भी अंक ले लो, जैसे हवाला अभी अभी हमने ये अंक लिया था, इसमें जीरो है। इसका मतलब ये है कि हमने इस संख्या को 10 से गुणा किया है, तभी तो इसके अंत में जीरो आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5। मतलब किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक है वो जीरो पर समाप्त हो, तो उसमें अनिवार्य शर्त ये है कि उसमें 2 भी होना चाहिए एक, और कम से कम एक 5 होना चाहिए कम से कम, या मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए। चाहे अब ऐसा भी हो सकता है, देखो
तब भी ये 0 पर ही आएगा। जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, देखो 0 आया कि नहीं। तो मतलब एक कम से कम 2 हो और एक कम से कम 5 भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, कि 4 की घात n है, इसका गुणन कर दिया 2 इंटू 2, इसका पावर लगा दिया हमने n में। केवल देखो 2 का अंक तो है लेकिन 5 का नहीं है, इसीलिए ये n की किसी भी मान के लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, तो इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को हम हिंदी में तो कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मल्टी। तो देखो एचसीएफ का जो हम परिभाषा देख लें, जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, कि एचसीएफ क्या होता है, कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य, कैसे समझे, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। क्या देखनी है हमको एचसीएफ में, हमेशा हमें क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक तो वो कॉमन हो, यानी कि हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, और उस उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात होनी चाहिए। अब अगर मान लो एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए तो उनका गुणनफल भी करेंगे। जैसे कि एचसीएफ है 6 और 20 में, ये देखो हमने 6 का गुणनखंड किया, 2 इंटू 1, 2 एक बार है तो उसकी घात 1 आ जाएगी, 3 एक बार है उसकी घात 1 आ जाएगी। 20 का गुणनखंड किया तो 2 इसमें 2 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। अब देखो इस परिभाषा के अनुसार अगर हम एचसीएफ निकालें, कि पहले तो देखेंगे उभयनिष्ठ कौन सा है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 लिख लिया पहले। एचसीएफ देखो मैं लिख कर बताता हूँ, एचसीएफ हमने लिख लिया 2। अब 2 यहाँ पर एक तो 2 घात है और 1 घात है, यहाँ लिखिए सबसे छोटी घात, तो 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 2 की पावर 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब चलते हैं हम एलसीएम की तरफ। एलसीएम में क्या होता है, कि शामिल सभी अभाज्य गुणनखंडों की, मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात। तो इसमें 2 चीज ध्यान रखिए, एचसीएफ में तो क्या है, सबसे छोटी घात है, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात है। अच्छा, एचसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि इसमें जितने भी मतलब गुणनखंड शामिल हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। एलसीएम बराबर, तो पहले तो लिखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या इसमें आ रही है। देखो 2 का अंक है, 3 का है और 5 का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 और 5। अब देखेंगे सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2। 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, 1 है, तो 1। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 1 है, तो 1। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। हमको देखो क्या ध्यान रखना है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एचसीएफ है, इसमें रखना है हमें कि एक तो अभाज्य जो संख्याएं हैं वो कॉमन होगी, दोनों में होना चाहिए वो, और उसकी सबसे छोटी घात लेंगे, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हमें जितने भी मतलब जो जो अभाज्य संख्या आ रही है उनको पहले मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात 1 भी, मतलब 2 की घात 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, तो 1 और 2 में जो सबसे बड़ी घात है वो 2 हमने यहाँ पर ले ली। फिर 3 देखेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो उसे 1 रखेंगे, 5 का भी 1 ही है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ ये देखो अभी मैंने कराया है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला और है, कि मान लो जैसे कि अभी आपने ये निकाला था, चलो इसको मैं पिछली स्लाइड पर करा देता हूँ, या इस फॉर्मूले को देख लो कि एचसीएफ का गुणा एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलो तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, देखो एचसीएफ अभी
पिछली स्लाइड में हमने देखा 2 आया था और एलसीएम आया था 60। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है वो ये है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल, जो दोनों संख्या हैं उनका गुणनफल। ठीक है, अब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ होगा 2, और एलसीएम कितना है 60, ये भी कितना आया 120, और ये भी कितना आया 120। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो, उदाहरण देखते हैं। अभी ये आगे स्लाइड में दे रखा है उस हिसाब, देखो ये उदाहरण है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इधर देख लेते हैं। देखो 96 बराबर, कलर चेंज कर लेते, देखो 96 इधर इधर, 96 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 4, 8, 2 से फिर 24, फिर करेंगे 12, फिर करेंगे 6, फिर करेंगे 3, और फिर करेंगे 1। देखो 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ लिखेंगे 96, 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1। अब हम 4 4 का कर लेते हैं, 404, 2 से काटेंगे 2, 0, 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 0, 1। चूंकि 101 अभाज्य संख्या है ऑलरेडी, तो 101 से ही इसमें भाग जाएगा, तो 404 को लिखेंगे, 404 बराबर, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 और 101। ठीक है, एक बार। अब यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात कही गई है, तो एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ की जो परिभाषा थी पहले देखेंगे हम, कॉमन फैक्टर कौन सा है। यहाँ कॉमन है दोनों में 2। अच्छा, अब कॉमन जो फैक्टर आ गया उसकी सबसे छोटी घात देखेंगे एचसीएफ के लिए। तो सबसे 5 और 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा 4। अब देखो एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 404। ठीक है, अब एचसीएफ हमने अभी निकाला है तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू एलसीएम बराबर 96 इंटू 404। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर 96 इंटू 404, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 96 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो 101। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एचसीएफ ऑफ ए बी, दो संख्या है, इनका एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या हुआ, ए और बी का गुणन। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला। ठीक है, अच्छा, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि यह सूत्र केवल जो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स के लिए है, केवल दो जो संख्या है एक साथ यूज करेंगे तभी है। अब ये 3 आ गई, देखो इनको करेंगे, कर लेते हैं। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो लिख लेते हैं। 72, 72 का क्या होगा, इधर करके देख लेते हैं आराम से। 36, 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और ये 3, देखो 2, 2 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 आया है 2 बार, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर 120, 120 को करेंगे, 120 को कैसे लिखेंगे, देखो 60, 30, फिर 15,
15, फिर 3 से 5 और 5 1। देखो 2 3 कितनी बार आया, 3 बार। अच्छा 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो इनकी उस हिसाब से घात लगा देंगे। अब हमको एचसीएफ की परिभाषा याद करनी है, क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 है, तो 2, और एक है 3, तो दोनों का मल्टीपल मल्टीपल में लिख लिए दोनों। अब इसमें 2 की जो सबसे छोटी घात क्या है आई है, देखो ऊपर 1 आई है, और 3 की भी सबसे छोटी घात क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हमें आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की परिभाषा क्या थी, एलसीएम की परिभाषा थी कि जितने भी जो अभाज्य संख्याएं हैं, देखो 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा तो कोई और संख्या नहीं है, तो 2, 3 और 5। अब एलसीएम के लिए हमें निकालनी है जो मैक्सिमम पावर है, मतलब सबसे बड़ी घात है वो। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, और 5 की 1 है। अब इसका आंसर निकाल लेंगे, ये होगा, हाँ 8 हो जाएगा, 9 और 5 का आंसर आ जाएगा 936। तो 360 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और एचसीएफ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ मैं, एचसीएफ बराबर 6, एलसीएम बराबर 6। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा ये अभाज्य गुणनखंड करनी है, बहुत इजी है। इसमें से एक ये करा देता हूँ, और ये दोनों मैं करा देता हूँ। तो इसको और इसको आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। 1 4 जी डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से हुआ नहीं, 5 से करेंगे, कितने से करेंगे, 5 से, तो 7 बार, और फिर 7 का 1। इसको कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। और 7 कितनी बार है, 1। एक इसको करा देता हूँ, या इसको करा दूंगा, अगर डाउट हो तो मैं बाद में आपको कमेंट कर देना, करा दूंगा। अब देखो 2 को तो 2 का तो जाएगा ही नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21 5, वापस से 3 से ट्राई करते हैं, 4 2 5, वापस से 3 से ट्राई करें, नहीं जाएगा, तो 5 से ट्राई करते हैं, 8 5, फिर 5 से ट्राई करते हैं, 1 3। 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसमें 13 का ही जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 8 2 5 इज इक्वल, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसकी 2 घात लगा देंगे। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसकी 2 घात लगा देंगे। और 30 एक बार, तो ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रुको, होमवर्क लिख देता हूँ मैं। होमवर्क होगा ये आपके लिए। एक तो है 160 156 005, ये, और 7429 का मुझे लगता है हार्ड देगा, इसीलिए इसको ध्यान से आराम से करना, मतलब कैलकुलेशन है ये, तो आराम से करना। देखो ये वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें से मैं कोई सा भी एक करा देता हूँ, थोड़ा हार्ड देख लेता हूँ, ये वाला करा देता हूँ, या ये वाला करा दूँ, बताओ। चलो ये करवा देते हैं, बाकी तो इजी सा है। थर्ड नंबर, सबसे पहले हम इधर 3 3 6 के करेंगे, प्राइम वेक्टर्स कर लेंगे। 2 का चला जाएगा तो कर लेते हैं, फिर 2 से, फिर 2 से,
फिर 2 से, अब नहीं जाएगा तो 3 से, और वापस देखो 3 3 6 इज इक्वल, 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया, एक बार। 7 कितनी बार आया, एक बार। अब 92 का कर ले, वो 54 का कर लेते हैं, सॉरी। इसको लिख लेते हैं, 54 इज इक्वल 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 बार आया है चूंकि। तो अब हमको एलसीएम एचसीएफ फिर निकालनी है और फिर उनकी जांच करनी है। देखो आराम से निकाल दे। एचसीएफ, एलसीएफ में आपको परिभाषा बताएगी। सबसे पहले हमको देखने हैं कौन कौन से फैक्टर हैं वो कॉमन है। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों में है यानी कि। अब इसमें एचसीएफ के लिए हम देखते हैं सबसे छोटी घात। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 1। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1। तो एचसीएफ हो गया यहाँ पे हमारा 6। ठीक है, अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बोला था कि जो जितनी भी अभाज्य संख्या या प्राइम फैक्टर है उनको लिखेंगे। तो 2 है, 3 है और 7 है। अब देखो एलसीएम की देखते हैं, एलसीएम के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 लिखेंगे, और 7 का एक ही है। तो 2 की घात 4 ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 7। इनका जो मल्टीपल करके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी कर लेते हैं। देखो अभी इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं जो हमने अभी लिखा था ना। इसको मिटा देता हूँ, रुको, मिटा गया, हाँ इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो वो जो फॉर्मूला था उसको यूज करके लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल, जो संख्या है क्या है, 336 इंटू 54। एलसीएम इसका आया 6, एच सी एफ सॉरी। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 336 54 डिवाइड करेंगे 6 से, ये हो जाएगा 9 टाइम डिवाइड। 9 का गुणा करेंगे, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, 3 9 27 और 3024। तो इसका एलसीएम निकल के आया, इसमें भी एक साथ 3 संख्याएं हैं, कोई भी। मैं ये वाला कर देता हूँ, 2 नंबर। इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है इसीलिए करा दे। 17 का फैक्टर होगा 17 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ। ये ऑलरेडी प्लान नंबर्स हैं। आप जो अभाज्य संख्या है उनमें जाके देखेंगे तो मैंने एग्जांपल में लिखे हुए हैं ये, कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो तो एचसीएफ, एचसीएफ की हमेशा परिभाषा याद रखेंगे। जितने भी कॉमन नंबर, कॉमन जो गुणनखंड है उनको लिखो। इनमें सबसे कॉमन क्या नंबर है, 1। उसकी सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो ये इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इसी की वजह से मैंने यहाँ लिखा था कि इनमें कॉमन कुछ और अंक है ही नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखेंगे कितने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो 17 है, 23 है, 29 है, और उनकी सबसे बड़ी घात भी 1 1 बनी है। उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे
और वही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। वो आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, इसको करते हैं। वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई कमी ना हो। ठीक है, इधर ये कर लेता हूँ। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्वेश्चन एक उदाहरण नंबर 1 की तरह होगा, तो उसको थोड़ा आप देख लेना, बाकी मैं थोड़ा और आपको समझा दूंगा शॉर्ट में। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो एचसीएफ है, जो 306 संख्या है और 657, इसका एचसीएफ दे रखा है 9। इसका एलसीएम इन्होंने पूछा है। क्या किया है इन्होंने, एलसीएम इसका पूछ लिया है कि ये बताओ आप। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, सॉरी गुणनफल करें, तो गुणा कर दिया। अब एच सी एफ क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 इंटू एलसीएम 306657। अब इसका एलसीएम बराबर 9 का डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा डिवाइड में, 9 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम बराबर, देखो इसको काट दो। कैसे काटोगी, 9 30 17, 9 से 3 बार 27, हाथ से बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 इंटू 657। अब इनका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। ये भी आप कर लेना मल्टीप्लाई, ये तो आराम से कर लेना। या करूं, चलो कर देता हूँ, वरना ये बोलो सर कैलकुलेशन छोड़ देते हो। 8, 2 बचेगा, 22, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 19, जोड़ के लिख दो, 8 3 1, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख लेना, मैंने जल्दबाजी में किया है, तो आप देख लेना, यही आ रहा है कि आंसर, मतलब इसका ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वही है, जो उदाहरण नंबर 1 था उसमें क्या था, 4 की घात n था। ठीक है, यहाँ है 6 की घात n। अब देखो 6 की घात n है, तो वहां पर क्या शर्त थी 0 पर, कि उसमें 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इसमें मैं बस समझा रहा हूँ, करना आपको ये। 6 की घात n को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की घात n। देखो इसमें 2 है, हाँ सर है। क्या इसमें 5 है, देखो 2 है, हाँ है। 5 है, नहीं है। तो ये 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं। ये देखो, इसको समझ के बेस पर है ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई करके आएगा कुछ, ये जो सारी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याओं की, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याओं का मतलब ये एक ऑलरेडी भाज्य संख्या है। जो प्रमेय है हमारी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या हुई, भाज्य। और भाज्य संख्या में हमने 13 जोड़ दिया, उसके बाद जब हम 13 जोड़ेंगे तो ये भी एक भाज्य संख्या आएगी, ये भी एक कैसी संख्या आएगी, भाज्य संख्या आएगी। और आप ऐसे नहीं समझ सकते, तो यहाँ से देखो 13 कॉमन ले ले, क्या लेंगे, 13 कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 वो +1। ठीक है, 13
77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब देखो ये भाज्य संख्या होने के लिए क्या है, वो किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो, ये 13 से भी डिवाइड है, ये 78 से भी डिवाइड है, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड है। तो ऐसे ही ये एक ऐसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो अच्छे से लिखता हूँ एक बार, ओके, वेट करना थोड़ा। देखो ये है क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमने 13 को कॉमन लिया, क्या लिया, कॉमन लिया, तो 7 यही रहेगा, इंटू 11 भी यही रहेगा, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ 13 कॉमन ले लिया, ठीक है, 13 का 13 रहने दिया, 7 का गुणा 11 था कि 11 से किएंगे 77 आएगा, प्लस 1, उसके बाद 13 इंटू ये हो जाएगा 78। अब देखो जो भी संख्या आएगी वो 13 से भी डिवाइड होगी, 78 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 78 2 से डिवाइड है तो ये 2 से भी डिवाइड होगी, तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 13 से डिवाइड है। 78 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 26 से भी ये डिवाइड है। अब इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ यहाँ पर देखो 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, और देखो 5 अंदर, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 6 6 1, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होगा कि 5 का हम संख्या से गुणा करेंगे, वो एक संख्या आएगी, उसमें भी प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक संख्या आएगी, आएगी कि नहीं, तो ये जो भी संख्या होगी वो 5 से भी डिवाइड होगी, और इस यहाँ पर जो अंक संख्या आएगी उससे भी डिवाइड होगी, तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसमें क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, वृत्ताकार पथ है, तो हम वृत्ताकार पथ ले लेते हैं। देखो हमने ले लिया एक सर्कुलर पथ, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इस एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये कह रहा है कि मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ही सोनिया और यहाँ से ही रवि एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं, और मान लो इसी डायरेक्शन में वो राउंड लगाना शुरू करते हैं, इधर ही तो सोनिया, इसी तरीके से सोनिया राउंड कर लगाती है एक, और इसी तरीके से रवि भी एक पथ का राउंड लगाता है, ये पूछ रहा है
तो ऐसा ऐसा कौन सा समय होगा जो इस स्थान पर वो वापस मिलेंगे, मतलब कितनी देर बाद वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। देखो कैसे निकालेंगे कि मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। कितना हो गया? ये सोनिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। अब आते हैं रवि। रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर है 12 मिनट। कितना मिनट? 12 मिनट। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इसका 12 का गुणनखंड करेंगे। कितना होगा? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। 18 का करेंगे तो कितना होगा? 2 की घात 1 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है? एलसीएम के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो कौन कौन से हैं? ये 2 है और 3 है। तो 2 की सब एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी घात का यूज करते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात वो 2 है और 3 की भी 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 9। आंसर आ जाएगा हमारा 36 मिनट। क्या आ जाएगा? 36 मिनट। अर्थात वे जब वापस इसी स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद ही यहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया है। मतलब हम अब पहुंच चुके हैं 1.2 में। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कंटेंट पसंद आ रहा है और जो खामियां आपको इस वीडियो में लग रही हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि ये अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं है समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा। तो आप उसे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो तो उससे भी आप कमेंट करें। जल्दबाजी में गलती हो जाती है कई बार कैलकुलेशंस में, तो आप देखें। और थोड़ा ये राइटिंग का भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी क्या है, ये पेन टेप पर लिखने का क्या है, अभ्यास नहीं है। जब इस पर लिखने का प्रैक्टिस बन जाएगी तो ये राइटिंग अच्छी आने लगेगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, राम राम।